बात करते टेम्परेचर स्ट्रेस। इसका वैसे कंसेप्ट होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में टेम्परेचर चेंज से स्ट्रेस डेवलप होता है। स्लैब अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्ल करती हैं। कर्लिंग से इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है। क्या होता है इसमें कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में टेम्परेचर चेंज से स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे स्लैब अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्ल करती हैं। कर्लिंग से इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। दूसरा आता है टेम्परेचर वेरिएशन कॉजेज़, जो होते हैं डेली वेरिएशन और सीजनल वेरिएशन। डेली वेरिएशन में क्या होता है, स्लैब थिकनेस में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और सीजनल वेरिएशन में स्लैब टेम्परेचर ओवरऑल चेंज होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होता है, पहला आता है डेली वेरिएशन। इसमें स्लैब थिकनेस में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। दूसरा होता है सीजनल वेरिएशन, इसमें स्लैब टेम्परेचर ओवरऑल चेंज होता है। दूसरा आता है रिजल्टिंग स्ट्रेसेस में जो होता है डेली वेरिएशन की वजह से वार्पिंग स्ट्रेस होता है, वार्पिंग स्ट्रेस, और सीजनल वेरिएशन की वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है। इसके बाद में आता है वार्पिंग स्ट्रेस, जिसे ब्रैडबरी इक्वेशन यूज होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस की लोकेशंस। तो स्ट्रेस की लोकेशंस कहाँ कहाँ होती है, इंटीरियर स्ट्रेस के ऊपर, एज स्ट्रेस और कॉर्नर स्ट्रेस। इंटीरियर स्ट्रेस, एज स्ट्रेस और कॉर्नर स्ट्रेस। इसके बाद इसमें आता है, सबसे पहले आता है इसमें इंटीरियर स्ट्रेस। इंटीरियर स्ट्रेस क्या होती है, STI इज इक्वल्स टू E अल्फा टी डिवाइड बाई 2 इंटू कोष्टक CX प्लस म्यू CY डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। दूसरा आता है वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस में क्या होता है, ST जो मैक्सिमम होता है वो CX E अल्फ़ा टी डिवाइड बाई 2 होता है, और जो CY डैश होता है E अल्फ़ा टी डिवाइड बाई 2 होता है। उसके बाद में आता है कॉर्नर स्ट्रेस। कॉर्नर स्ट्रेस क्या होता है, कॉर्नर स्ट्रेस में ये होता है कि कॉर्नर स्ट्रेस जो होता है कॉर्नर वार्पिंग स्ट्रेस के अंदर आता है, जो STC इज इक्वल्स टू होता है E अल्फ़ा टी डिवाइड बाई 3 1 माइनस म्यू इंटू √AYL होता है। अब बात करते हैं पैरामीटर मीनिंग्स के बारे में। पैरामीटर मीनिंग में क्या होता है, जो ई हो जाए वो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। अल्फा जो होता है थर्मल कोफिशिएंट्स ऑफ कंक्रीट होता है। टी जो होता है टॉप और बॉटम स्लैब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। CX या CY जो होता है कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द LX/L और LY/L होता है। म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो होता है। ए जो होता है कॉन्टैक्ट एरिया रेडियस होती है, और एल जो होता है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ रेडियस होती है। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के बारे में कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इसमें कॉजेज़ होते हैं कि टेम्परेचर राइज से स्लैब एक्सपेंड करना चाहती है, तो टेम्परेचर राइज से स्लैब एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके रिजल्ट्स होते हैं सबग्रेड फ्रिक्शन स्लैब मूवमेंट को रजिस्ट करता है। उसके बाद में जो होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस फार्मूला जो होता है वो SF इज इक्वल्स टू होता है FWL जो होता है FWL डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁴। अब पैरामीटर की मीनिंग समझते हैं। जो होता है W बराबर कंक्रीट यूनिट वेट होता है, F बराबर जो होता है सबमर्ज्ड फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, L बराबर जो होता है स्लैब लेंथ होता है। दूसरा बात करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि नेचर ऑफ स्ट्रेस किस तरीके की होती है। इसमें पहला आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन रिजिडिटी पेवमेंट्स, जिसमें पहला आता है व्हील लोड स्ट्रेस, दूसरा होता है वार्पिंग स्ट्रेस, तीसरा होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। पहला कौन सा होता है, व्हील लोड स्ट्रेस, दूसरा होता है वार्पिंग स्ट्रेस, तीसरा होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अब इसमें पहला आता है व्हील लोड स्ट्रेस। व्हील लोड स्ट्रेस में क्या होता है कि इंटीरियर और एज रीजन जो होता है, ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस जो होता है एक कंप्रेशन और टेंशन में आता है। जो टॉप सरफेस होती है वो कंप्रेशन में होता है। जब व्हील लोड स्ट्रेस लगता है तो क्या होता है, इंटीरियर और एज रीजन में टॉप सरफेस कंप्रेशन में आता है, बॉटम सरफेस टेंशन में आता है। कॉर्नर रीजन में क्या होता है कि टॉप सरफेस जो होती है वो टेंशन में होती है, बॉटम सरफेस जो होती है वो कॉम्पैक्शन में होती है कॉर्नर्स के अंदर। उसके बाद में आता है वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस को अगर समझें तो डे टाइम में वार्पिंग डाउन
होती है और टॉप सरफेस पे कंप्रेशन होता है और बॉटम सरफेस पे टेंशन होता है। किसके अंदर? वार्पिंग स्ट्रेस के अंदर। ठीक है। दूसरा आता है नाइट टाइम पे। नाइट टाइम पे टॉप सरफेस जो होती है उस पर टेंशन होता है और बॉटम सरफेस पे क्या होता है? कंप्रेशन होता है, जब वार्पिंग स्ट्रेस नाइट टाइम के अंदर होती है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग समर टॉप और बॉटम सरफेस कंप्रेशन में होती है। कब? जब सरफेस ड्यूरिंग फ्रिक्शनल स्ट्रेस में ड्यूरिंग समर। उसके बाद में ड्यूरिंग विंटर में जो होती है टॉप और बॉटम सरफेस दोनों ही टेंशन में होती हैं। कब? विंटर के टाइम पे। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, नोट में दिया हुआ है कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस थ्योरेटिकली लेंथ में कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्लैब एंड पर जीरो और सेंटर पर मैक्सिमम होता है। कहाँ होता है? जीरो होता है किस पे? सेंटर पे, और मैक्सिमम होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है? पहला आता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस एट कॉर्नर। क्या होता है? फ्रिक्शनल स्ट्रेस एट कॉर्नर। कॉर्नर रीजन में फ्रिक्शनल जीरो होता है, जहाँ पर बीम लोड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉर्नर स्ट्रेस में जो होता है मैक्सिमम होता है, इंटीरियर स्ट्रेस में जो होता है मिनिमम होता है, और एज स्ट्रेस में जो होता है इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है एज स्ट्रेस में? इंटरमीडिएट। जो बीम लोड स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर में क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इंटीरियर पे जो होता है मिनिमम होता है, एज स्ट्रेस पे जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। टेम्परेचर स्ट्रेस बिहेवियर की बात समझें तो एज और इंटीरियर पर स्ट्रेस क्रिटिकल होता है, कॉर्नर पर रेजिस्टेंस कम होने से वार्पिंग स्ट्रेस मिनिमम होती है। उसके बाद में आता है डिज़ाइन कंसिडरेशन। डिज़ाइन कंसिडरेशन में डिज़ाइन मेनली एज स्ट्रेस पर होता है, चेकिंग कॉर्नर रीजन पर की जाती है। जो चेकिंग होती है वो कॉर्नर रीजन पे की जाती है। डिज़ाइन कंसिडरेशन होता है ना, उसमें डिज़ाइन मेनली कहाँ होती है? एज स्ट्रेस पर होती है। डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर डिज़ाइन मेनली कहाँ होती है? एज स्ट्रेस पर, और चेकिंग कॉर्नर रीजन पर भी की जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर स्ट्रेस कॉम्बिनेशन। समर या मिड डे के लिए जो एज रीजन होती है एस क्रिटिकल वो होती है एस ई प्लस एस टी ई माइनस एस एफ। विंटर के लिए जो होता है वो होता है एस ई प्लस एस टी ई प्लस एस एफ, और मिड नाइट केस के लिए जो होता है वो होता है एस सी प्लस एस टी सी। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस। इसमें जो पहला आता है वो होता है इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन जो होता है डे टाइम प्लस विंटर सीजन प्लस बॉटम। इंटीरियर रीजन के अंदर डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम विंटर सीजन और बॉटम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एज रीजन की बात करें तो ये डे टाइम पे विंटर सीजन बॉटम। ठीक है। कॉर्नर रीजन की बात समझे तो ये डायरेक्ट लिख रखें, बाकी आपको समझ में आता है ये चीज़ें कैसे होती हैं। नाइट टाइम विंटर सीजन और टॉप में होता है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, डे टाइम विंटर सीजन और बॉटम में होती है। ठीक है। जो इंटीरियर रीजन होता है जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, एज रीजन में जो होता है वो डे टाइम होता है, विंटर सीजन होता है और बॉटम में होता है। मतलब एज और इंटीरियर सेम है। कॉर्नर में जो है कि नाइट टाइम है, विंटर सीजन है और टॉप पे होगा। तो ये कॉम्बिनेशन DW भी रखना है। किसके लिए? एज और कॉर्नर के लिए, इंटीरियर रीजन के लिए और एज के लिए। और बाकी जो कॉर्नर रीजन है उसके लिए आपको क्या रखना है? NWT। नेक्स्ट बात समझते हैं डिज़ाइन ऑफ जॉइंट के बारे में कि जॉइंट क्या होती हैं। जो कंक्रीट पेवमेंट में जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मॉइस्चर चेंज होता है, श्रिंकेज ड्यूरिंग सेटिंग होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। कंक्रीट पेवमेंट में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टेम्परेचर वेरिएशन, मॉइस्चर चेंज होता है, श्रिंकेज ड्यूरिंग सेटिंग होता है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहाँ? कंक्रीट पेवमेंट में जो प्रॉब्लम होती है क्या क्या होती है? टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मॉइस्चर चेंज होता है, श्रिंकेज ड्यूरिंग सेटिंग टाइम होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर स्लैब लंबी बनाई जाए, क्या किया जाए? अगर स्लैब लंबी बनाए तो स्लैब में क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? क्रैक्स डेवलप होते हैं। कहाँ पर? स्लैब में। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट का पर्पज। जॉइंट का क्या पर्पज होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है, वार्पिंग कंट्रोल करता है और एनफोर्समेंट की नीड को कम करता है। किसके अंदर? जो जॉइंट का पर्पज होता है ना वो क्या करता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, वार्पिंग को कंट्रोल करता है और उसके बाद रेनफोर्समेंट की नीड को कम करता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट। रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट क्या है कि जॉइंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है कि स्लैब में मूवमेंट अलाउ करें। क्या करें? स्लैब के अंदर मूवमेंट अलाउ करें। मूवमेंट बिना रेस्ट्रेंट के पॉसिबल हो, और जो मूवमेंट हो वो क्या हो? बिना रेस्ट्रेंट के पॉसिबल होता है।
स्लैब को स्ट्रक्चरली वीक ना करे, जो स्लैब होती है उसको स्ट्रक्चरली वीक ना करे, लोड एक स्लैब से दूसरी स्लैब में ट्रांसफ़र हो, जो लोड होता है एक स्लैब से दूसरी स्लैब में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए, जॉइंट जो है प्रॉपरली क्या होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, वाटर ग्रिट या एक्सटर्नल मैटर अंदर ना जाए। उसके बाद बात करते हैं रिजिड क्वालिटी ख़राब ना हो, जो राइडिंग जो क्वालिटी है वो ख़राब ना होनी चाहिए, सरफेस स्मूथ रहना चाहिए। जॉइंट कंस्ट्रक्शन सिंपल हो, जो जॉइंट कंस्ट्रक्शन का जॉइंट है वो सिंपल होना चाहिए। कंक्रीट लेइंग में मिनिमम इंटरफेरेंस हो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट इन कंक्रीट पेवमेंट्स। दो तरीके के जॉइंट होते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ट्रांसफर जॉइंट के अंदर आता है एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट और वार्पिंग जॉइंट। बात करते हैं सबसे पहले इनमें से जो आता है वो होता है एक्सपेंशन जॉइंट। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि टेम्परेचर राइज से पेवमेंट एक्सपेंशन अलाउ करना। जब टेम्परेचर राइज होता है तो उससे जो पेवमेंट है उसका एक्सपेंशन क्या करता है, अलाउ करता है। गैप विड्थ डिपेंडेंसी में क्या होती है, स्लैब लेंथ पर डिपेंड करता है। जो गैप विड्थ डिपेंडेंसी है वो स्लैब लेंथ पर डिपेंड करता है। जितनी जॉइंट स्पेसिंग ज़्यादा होगी उतना गैप भी ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब जितना जॉइंट स्पेसिंग ज़्यादा होगा उतना गैप विड्थ भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इशू समझे कि प्रैक्टिकल इशू क्या है, कि बहुत वाइड जॉइंट अवॉइड किए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि विंटर में गैप मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत वाइड जॉइंट अवॉइड किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में कि डिज़ाइन कैसे होती है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है, गैप जनरली 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखें। IRC रिकमेंडेशन में एक्सपेंशन जॉइंट की जो स्पेसिंग है वो लेस देन 140 मीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं गैप कैलकुलेशन रिलेशन। गैप कैलकुलेशन रिलेशन क्या होता है, del/2 इज इक्वल्स टू L अल्फ़ा टी, जहाँ पर ये जो होता है डेल्टा ये एक्सपेंशन जॉइंट गैप विद विड्थ होता है, L जो होता है स्लैब लेंथ और जॉइंट स्पेसिंग होता है, अल्फ़ा जो होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट होता है, T जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं गैप फिलिंग के बारे में। गैप फिलिंग मटेरियल क्या होता है, गैप फिलिंग मटेरियल में जो कॉर्क डिवाइड बाय फाइबर ब्रॉड फिलर होता है, जनरली 50% कंप्रेशन अज्यूम्ड होता है। क्या होता है, जनरली 50% कंप्रेशन अज्यूम्ड होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द सूटेबल एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन स्पेसिंग जो होती है वो 20 mm होती है। कंप्रेसिबल फिलिंग मटेरियल होता है, जॉइंट सीलिंग अरेंजमेंट होता है, डबल बार फॉर लोड ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो डबल बार होता है किसके लिए होती है, लोड ट्रांसफ़र के लिए होती है। अब बात करते हैं डबल बार एग्रीमेंट के बारे में। तो डबल बार एग्रीमेंट जो होता है बिटुमिन कोटिंग दिए जाते हैं इसके अंदर, क्या दिया जाता है, बिटुमिन कोटिंग दिया जाता है ताकि बॉन्ड ब्रेक ना हो और मूवमेंट अलाउ करें। क्या हो, इसके अंदर डबल बार अरेंजमेंट के अंदर बिटुमिन कोटिंग दिया जाता है ताकि बॉन्ड जो है ब्रेक हो और मूवमेंट अलाउ हो। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिंग एंड पर, जहाँ पर कार्डबोर्ड या मेटल कैप कॉटन वेस्ट से फिल होती हैं। क्या होती हैं, कार्डबोर्ड या मेटल कैप से कॉटन वेस्ट होता है। अब बात करते हैं दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, इसका जो पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का वो होता है टेम्परेचर फॉल पर स्लैब कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करना। टेम्परेचर फॉल होने पर स्लैब का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको अलाउ करना और रैंडम क्रैकिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, टेम्परेचर जब कम होता है तो जो स्लैब है उसके कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट प्लेसमेंट के लिए। तो सूटेबल इंटरवल पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। एडिशनल बेनिफिट की बात समझें तो वार्पिंग स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन कंसिडरेशन। डिज़ाइन कंसिडरेशन में क्या होता है कि जो स्लैब का मूवमेंट होता है वो सबग्रेड फ्रिक्शन से रेस्ट्रेंट होता है। ठीक है, जो स्लैब मूवमेंट होता है वो क्या करता है, सबग्रेड फ्रिक्शन से रेस्ट्रेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं स्लैब लेंथ की। जब रेनफोर्समेंट नहीं हो तब लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल्स टू 2 × 10⁴ S/T डिवाइड बाई F × W।
जिसमें क्या होता है कि एस टी जो होता है वो होता है कॉन्क्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डब्ल्यू जो होता है यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट जिसको 2400 बोला जाता है, 24 मीटर क्यूब होता है। एफ जो होती है वो सबग्रिड फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, जो एफ बराबर 1.5 होता है। when bar provide at the joint when the bar provide at a joint जब बार को प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर, जॉइंट पे, तब फ्रिक्शन फोर्स इन बार कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स इन बार होता है एफ इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच इंटू डब्लू होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। और बार फोर्स रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू L/2 इंटू बी इंटू एच इंटू डब्लू इक्वल्स टू AST इंटू सिग्मा ST। ये होता है क्या, बार फोर्स रिलेशन। सो हेंस स्लैब लेंथ जो होगी वो होगी आपके पास में L इज इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू ST इंटू सिग्मा ST डिवाइड बाई F इंटू डब्लू इंटू बी इंटू एच, ऐसे इसकी लेंथ होगी। अब जो ST होता है वो एरिया ऑफ स्टील होता है और सिग्मा ST होता है वो अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील होता है, बी जो होता है स्लैब विड्थ होती है, एच जो होता है स्लैब थिकनेस होती है। उसके बाद में जो बार अरेंजमेंट होता है वो बार अरेंजमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में बार प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्लैब मूवमेंट और लोड ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि पेवमेंट को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिवाइड करता है और बार्पिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करना, अनइवन सेटलमेंट और लोड ट्रांसफ़र को कंट्रोल करना इसका काम है। किसका, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का जो पर्पज़ है वो है कि पेवमेंट को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिवाइड करना, बार्पिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करना, अनइवन सेटलमेंट और लोड ट्रांसफ़र को कंट्रोल करना। अब उसके बाद में आती है प्रोविजन कंडीशंस। जब पेवमेंट विड्थ ज़्यादा हो, जनरली ग्रेटर देन 4.5 मीटर, तब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में आती है टाई बार। टाई बार क्या करता है कि लोड ट्रांसफ़र डिवाइस नहीं होती है, स्लैब को अलग अलग होने से रोकने के लिए यूज़ होता है, टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है टाई बार डिज़ाइन। टाई बार डिज़ाइन क्या होती है कि जो इसका जो पर्पज़ होता है वो एडजेसेंट स्लैब को फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट होल्ड करता है। जो एडजेसेंट स्लैब को क्या करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट होल्ड करता है। उसके बाद जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AST इंटू रो ST इज इक्वल्स टू FWBH। देयरफॉर AST पर मीटर लेंथ हो जाएगा आपके पास में FWBH डिवाइड बाई रो ST। जो आपको बताई दिया है कि बी जो होती है पेवमेंट विड्थ होती है, एच जो होती है जो पेवमेंट डेप्थ होती है, डब्ल्यू जो होती है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जिसको 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोला होता है, एफ जो होता है वो सबग्रिड फ्रिक्शन होता है, सिग्मा ST जो होता है अलाउेबल स्टील टेंसाइल स्ट्रेस होता है। उसके बाद नोटों की बात करें तो डबल बार का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 20 मीटर होता है, टाई बार जो स्पेसिंग होता है वो लेस देन 75 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं लेंथ ऑफ द टाई बार। लेंथ ऑफ टाई बार को अगर हम समझें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेंथ इतनी होनी चाहिए कि बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो सके। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LT इज इक्वल्स टू 2 इंटू LD होता है, ठीक है। जो LD में जो होता है ना वो क्या होता है कि 5 इंटू रो ST डिवाइड बाई 2 इंटू TVD होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो पैरामीटर होता है जो 5 का बार डायमीटर होता है, रो ST जो होती है अलाउेबल स्टील टेंसाइल स्ट्रेस होती है, टाउ BD जो होता है वो अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है। अब इनके कंक्लूजन समझते हैं। तो कंक्लूजन में क्या होता है, प्रॉपर लेंथ इंश्योर स्लैब सेपरेशन नाउ। डबल वार की बात करते हैं। डबल वार का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, व्हील लोड को एक स्लैब से दूसरी स्लैब में ट्रांसफ़र करना होता है, डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना होता है। किसके अंदर, डबल वार के अंदर। डबल वार का ये पर्पज है।
व्हील लोड को एक स्लैब से दूसरी स्लैब में ट्रांसफ़र करना होता है, डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करना होता है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट क्या होता है? ट्रैफिक डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। हाफ लेंथ एक स्लैब में बॉन्डेड होती हैं, दूसरा हिस्सा मूवमेंट अलाउ करने के लिए फ्री होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस डेवलपमेंट के लिए। स्ट्रेस डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेस होती हैं, बॉन्डिंग स्ट्रेस होती हैं और बेयरिंग स्ट्रेस होती हैं। किसके अंदर? इसके अंदर शेयर स्ट्रेस होती हैं एंड बेंडिंग स्ट्रेस होती है और बियरिंग स्ट्रेस होती हैं जब स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द डावल बार। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ डावल बार की बात करते हैं तो जनरली जो उसकी साइज़ लेंथ होती है वो 0.5 मीटर होती हैं और डायमीटर जो होता है वो 25 mm होती हैं। और उसके बाद स्पेसिंग जो होती है 150 mm स्लैब होती हैं जिसकी स्पेसिंग 200 mm होती हैं और 200 mm स्लैब के अंदर स्पेसिंग जो होती है वो होती है 300 mm स्लैब। इसको रेस्ट्रिक्शन समझें तो स्लैब थिकनेस जो होती है लेस देन 150 mm में डबल बार नहीं दिए जाते हैं। और जो लोड ट्रांसफ़र होते हैं वो मैक्सिमम लोड ट्रांसफ़र इक्वल्स होता है 40% ऑफ द एक्चुअल लोड होता है। मिनिमम लेंथ समझे कि तो L इक्वल्स टू LD प्लस डेल्टा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ डावल बार की। तो ये क्या होती है लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ द डावल बार? इसमें जो शेयर कैपेसिटी होती हैं जो PS इक्वल्स टू होती हैं 0.785 D² इंटू FS होता है। ठीक है, ये क्या होती हैं? शेयर कैपेसिटी होती हैं। ठीक है, और बेंडिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। D जो होता है वह डायमीटर होता है, FS जो होती है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होती हैं। उसके बाद बात करते हैं शेयर कैपेसिटी। बेंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो PF इज इक्वल्स टू 2D³ एंड FF जो होती हैं डिवाइड बाई होती हैं LD प्लस 8.8 डेल्टा होती है। जो होती हैं FF जो होती है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है, LD जो होती है एम्बेडेड लेंथ होती है। तो जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? PB बराबर FB LD² डिवाइड बाई 12.5 इंटू LD प्लस LD प्लस 1.5 डेल्टा होता है। अब बात करते हैं परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के बारे में। ये FB होती है। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेस आपको समझ में आ गई ना? ये होती है FB LD² इंटू D। तो D को मिला के D³ क्यों नहीं कर देता ये? 12.5 LD² प्लस 1.5 डेल्टा। अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन कॉन्क्रीट जो होती हैं वो होती है FB इज इक्वल्स टू 10.16 माइनस D FC के डिवाइड बाई 9.525। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ डबल बार स्टेप्स। डिज़ाइन ऑफ डबल बार स्टेप में पहला स्टेप आता है डेवलपमेंट लेंथ LD। डबल बार लेंथ बियरिंग और बियरिंग स्ट्रेस से डिसाइड होता है। दूसरा आता है लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी जो शेयर बेंडिंग एंड बियरिंग कैपेसिटी PS PF PB को फाइंड करना होता है। स्टेप 3 एज्यूम करते हैं डबल बार कैपेसिटी के लिए जो एक डबल बार जो कैपेसिटी होती है वो 40% ऑफ व्हील लोड ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? 40% ऑफ द व्हील लोड ट्रांसफ़र करता है। डिज़ाइन ऑफ डबल बार जो होता है वो डेवलपमेंट लेंथ LD होता है। डबल बार लेंथ बियरिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ से डिसाइड होती है। दूसरा होता है लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी शेयर बेंडिंग और बियरिंग कैपेसिटी जैसे PS PF और VD फाइंड करता है, अज्यूम करता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करता है? अज्यूम करता है डबल कैपेसिटी जो एक डबल बार की कैपेसिटी 40% ऑफ द व्हील लोड ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द डबल बार। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ डबल बार में क्या होता है कि इसके अजम्पशंस होते हैं। क्या क्या अजम्पशंस होते हैं कि व्हील लोड के नीचे वाले डबल का फैक्टर 1 होना चाहिए। डिस्टेंस बढ़ने पर कैपेसिटी लीनियरली रिड्यूस होती है। दूसरा था लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जो इफेक्टिव लोड ट्रांसफ़र डिस्टेंस होती है 1.8 L होती है जिसकी कंडीशन होती है डिस्टेंस 1.8 डिवाइड बाई
पर कैपेसिटी 0 होती है। उसके बाद में जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो फिगर के अकॉर्डिंग स्टेप वाइज रिडक्शन होता है। क्या होता है? फिगर के अकॉर्डिंग स्टेप वाइज रिडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ द डबल बार। स्पेसिंग ऑफ द डबल बार में जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या होता है कि इफेक्टिव लोड ट्रांसफर होता है, जो डिस्टेंस होती है 1.8। स्टेप 2 में जो कैपेसिटी फैक्टर वेरिएशन अज्यूम किया जाता है वो होता है 1 टेंड्स टू 0 होता है। स्टेप 3 में जो होता है इनिशियल डबल स्पेसिंग को अज्यूम करो। स्टेप जो 4 होता है वो एक्चुअल कैपेसिटीज़ के अंदर कैलकुलेट करो। स्टेप 5 में जो होता है अगर कैपेसिटी रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो तो स्पेसिंग ओके है, वरना स्पेसिंग रिड्यूस करके रिपीट करो। इसकी समरी दे रखी है, पेवमेंट डिज़ाइन की समरी पढ़ लेते हैं कि इसमें समरी क्या आती है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन जो होती है वो बेस्ड ऑन होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल कंसेप्ट के। कंसीडर टोटल कॉमर्शियल व्हीकल। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन होता है। बियरिंग कोर्स प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, रिड्यूस बियर एंड टियर। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन के पैरामीटर्स। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। स्टैंडर्ड एक्सेल लोड जो IRC मैक्सिमम लीगल एक्सेल लोड जो होता है वो होता है 8170 किलोग्राम। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो होता है वो होता है 4085 किलोग्राम। उसके बाद में इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो होता है ESWL वो होता है मल्टीपल व्हील लोड कन्वर्टेड टू वन लोड यूज्ड फॉर द स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है रेजिडिटी पेवमेंट फैक्टर। रेजिडिटी पेवमेंट फैक्टर में क्या होता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन स्लैब रेजिडिटी होती है, जो डिपेंड ऑन करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। कहाँ डिपेंड करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। जो स्लैब डिफ्लेक्शन मेजर सबग्रेड प्रेशर। उसके बाद में आता है टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस में क्या होता है? टेम्परेचर स्ट्रेस में जो होता है वो होता है कॉज्ड बाय डेली वेरिएशन आल्सो ड्यू टू द सीजनल चेंज एंड प्रोड्यूस वार्पिंग स्ट्रेसेस। अब बात करते हैं जॉइंट्स स्पेसिंग इफेक्ट के लिए, तो लॉन्गर स्लैब लेंथ जो होगी तो हायर वार्पिंग स्ट्रेस होगी, में रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में। एक्सपेंशन जॉइंट अलाउ करता है पेवमेंट एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होता है वो होता है रिलाइव वार्पिंग स्ट्रेसेस। टाई बार जो होता है प्रोवाइड अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। डबल बार की बात करते हैं तो प्रोवाइड अलोंग ट्रैफिक डायरेक्शन फॉर ए लोड ट्रांसफर। इसमें जो ग्रुप इंडेक्स होता है, ग्रुप इंडेक्स क्या करता है? हायर वैल्यू इंडिकेट करता है वीकर सॉइल सबग्रेड के लिए। अब कुछ इसकी पैरामीटर्स हैं जो धीरे धीरे समझ लेते हैं इसकी पैरामीटर्स के बारे में। वैसे इसकी अलग वीडियो बननी चाहिए पैरामीटर्स की।